हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्यों? इसका कारण है कि अभी हम लोग एग्ज़ाम अमृत का जो सीरीज चला रहे हैं, अगले सीरीज में प्रवेश कर चुके हैं और ये सीरीज जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें हर एक प्रश्न का एक अलग पहचान है। तो मेरा एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें बनाते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, एशिया के वाटर टावर के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया के वाटर टावर के नाम से किसे जाना जाता है? तिब्बत, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, कजाकिस्तान, लिechtenstein या उज्बेकिस्तान? तो एशिया के वाटर टावर के नाम से तिब्बत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तिब्बत को। तिब्बत को एशिया का वाटर टावर के नाम से जाना जाने के कारण पीछे क्या है? क्या कारण है कि इसे वाटर टावर के नाम से जाना जाता है? तो इसका कारण है कि ये जो तिब्बत हिमनद है, इससे जो है कई नदियां का उद्गम स्रोत है ना, उद्गम है। कौन कौन? तो पहला नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, पहला नदी ब्रह्मपुत्र। दूसरा नदी का नाम है सिंधु, सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील से है। तीसरा नदी का नाम है मेकांग, कौन सी नदी? मेकांग नदी। चौथे नदी का नाम है यांगची नदी, कौन सी नदी? यांगतजी, यांगतजी, यांगतजी नदी। और पांचवें नदी का नाम है साल्विन। तो इन 5 नदियों के उद्गम स्रोत होने के कारण एशिया को वाटर टावर के नाम से जाना जाता है ना। तो एशिया के वाटर टावर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत भी तिब्बत के मानसरोवर झील से है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर में भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही प्रवाहित होता है। चलिए, तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए, सिंधु की बात करें तो सिंधु की कुल लंबाई 2800। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी गिरती कहाँ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है ना। और सिंधु के 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। कौन? ब्यास और झेलम। कहने का मतलब सचीरा ब्याज है सिंधु से, सचीरा ब्याज है सिंधु से, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। सचीरा ब्याज है सिंधु से, सचीरा, स से सतलज, ची से चिनाब, रा से रावी, ब्यास से ब्यास और झे से झेलम। चलिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकेन नेक के नाम से जाना जाता है। कजाकिस्तान ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश है। विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ट देश कहने का मतलब क्या है? कि इसके चारों ओर कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है। मतलब स्थल सीमा, मतलब इधर आए तो स्थल ही, इधर भी स्थल, चारों तरफ इसके स्थल ही स्थल है ना। तो सबसे बड़ा भू आविष्ट देश है। लिechtenstein और उज्बेकिस्तान, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान दोहरे भू आविष्ट वाला देश है। कैसा है? दोहरे भू आविष्ट वाला देश है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 13। क्या? 13, 20, 84 या 47? तो मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टोटल 20 सीटें आरक्षित है। कितना है? 20। 20 कहने का मतलब क्या हुआ? कि लोकसभा से
अधिक से अधिक 20 सदस्य ही निर्वाचित लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेशों से अधिक 20 सदस्य ही निर्वाचित होकर के लाए जा सकते हैं, निर्वाचित करा करके, है ना। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य निर्वाचित हैं, तो ये है 13। वर्तमान में लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 13 सदस्य हैं, जिसमें 7 तो अकेले दिल्ली है और बाकी एक एक लोकसभा सदस्य, बाकी 6 और केंद्र शासित प्रदेश। ऐसे तो अभी वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गया है, लेकिन पहले की बात है, अभी तो इसमें पता ही नहीं चला है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरीज बना है, इसमें कितने लोकसभा सीट होंगे, कितने विधानसभा सीट होंगे, क्या दोनों जगह लोकसभा या विधानसभा होंगे, ये तो बात की बात है। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी 13 जो है टोटल लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा सांसद निर्वाचित होकर के आए हैं। चलिए, ऑप्शन 84 दिख रहा है। तो लोकसभा में एससी कहने का मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो ये हैं 84। लोकसभा में एसटी कहने का मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं, तो ये हैं 47। चलिए, लोकसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है संविधान के अनुच्छेद 81 में। ऐसे याद रखिए, संसद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है 79। लोकसभा की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 81, मतलब संसद की व्याख्या 79 में, लोकसभा 80 में, राज्यसभा 81 में। चलिए, और भी आप बताइए कि अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333 ये क्या हैं, इसके बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 330 के बाद आ जाइए अनुच्छेद 332। ये जो है राज्यों के विधानसभा में, है ना, राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। मतलब 30 की बात करें तो लोकसभा, 32 की बात करें तो राज्य विधानसभा। 331 में क्या है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की व्याख्या है। और 333 में देखिए ओड नंबर है, 330 में आया तो लोकसभा, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान। 332 की बात करें तो ये हो गया विधानसभा में, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। 331 की बात करें तो 331 क्या है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की व्याख्या। और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 सदस्य। और 333 के तहत राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में बुलाते हैं? यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तब, यदि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो तब, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों तब, संविधान संशोधन एवं धन विधेयक पारित करने के लिए या उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ये सत्य है। यदि विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो तब भी बुला सकते हैं, ये भी सत्य है। दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों तब बुला सकते हैं, ये भी सत्य है। मतलब उपयुक्त तीनों कथन सत्य है।
लेकिन संविधान संशोधन और धन विधेयक पारित करने के लिए नहीं, कभी नहीं। संविधान संशोधन दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो है इस पर लोकसभा को अंतिम अधिकार प्राप्त है ना। राज्यसभा का राय जानने के लिए सिर्फ उसको भेजा जाता है, और यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर धन विधेयक को नहीं लौटाता है तो ये स्वयं पारित समझ लिया जाता है। तो धन विधेयक, तो उपयुक्त तीनों ऑप्शन सत्य है। चलिए, संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 108 में है। किस में है? 108 में। चलिए, संविधान संशोधन की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 300 किस में? 68 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की व्याख्या संविधान के भाग 20 में है। अभी भाग कितने हैं? टोटल 25 भाग हो गए हैं संविधान में, लेकिन संविधान संशोधन की व्याख्या संविधान के किस भाग में? 20 में है। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बिल्कुल ये सत्य है, सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है, ये भी बात सत्य है कि संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत एक लोकसभा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की व्याख्या की गई है। लेकिन जब विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है। लोकसभा में 93 में, विधानसभाओं में 178 में। मतलब कि विधानसभा में भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है? तो 178 में। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे, और 178 के तहत राज्यों की विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ये भी सत्य है ना। तो ये भी सत्य हुआ, ये भी सत्य हुआ, ये भी सत्य है। आगे देखते हैं। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। बिल्कुल, एक दिन में लोकसभा में 20 से ज़्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये चारों के चारों ऑप्शन सत्य हैं, है ना। एक से अधिक, इनमें से कोई भी ऑप्शन असत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? राज्यों के मुख्यमंत्री की, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की, राज्य लोक सेवा एवं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, मुख्य सचिव महाधिवक्ता की, उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो चलिए, कहता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, मतलब मंत्रिपरिषद की भी व्याख्या नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल करते हैं, ये सत्य है। दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं? नहीं, दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मतलब दिल्ली एवं पुदुचेरी क्या है? तो यूनियन टेरिटरीज में संघ शासित प्रदेश है, और इसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, बिल्कुल, राज्य लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति, हाँ, मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। महाधिवक्ता की नियुक्ति, इसकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे,
मुख्य सचिव एवं महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। चलिए, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद किससे? अनुच्छेद 315 में। राज्यों के महाधिवक्ता की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 165 में। महान्यवादी मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? तो राज्य में जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में है। और भारत सरकार का जो सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसको कहते हैं क्या? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहने का मतलब महान्यवादी, और महान्यवादी का व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। वर्तमान समय में भारत के महान्यवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल राव। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग मतलब लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत में सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में, कब? 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्या है? कहता है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण निम्न में से कौन है? प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग, गिटार सितार बिना की तरंग, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुप्रस्थ तरंग जो है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सत्य है। भूकंपीय तरंगों में एस तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सत्य है। सितार से उत्पन्न तरंग, गिटार से उत्पन्न तरंग और बीना की तरंगे, ये भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ये भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। कहने का मतलब इनमें से सारे जो हैं अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है परावैंगनी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणों के तरंगदैर्ध्य के अनुसार आरोही क्रम में निम्न में से कौन है? मतलब कि आपको बताना है कि इनमें सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका है, और उसी के अनुसार छोटा से बड़ा की ओर, मतलब एक से लेकर के ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएं, आरोही क्रम में सजाना है। तो कौन सा कथन इनमें सही है? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण। मतलब गामा किरण से ज़्यादा है तरंगदैर्ध्य एक्स किरण का, एक्स किरण से ज़्यादा है तरंगदैर्ध्य परावैंगनी किरण का, परावैंगनी किरण से ज़्यादा है तरंगदैर्ध्य सूक्ष्म किरण का। या एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण या सूक्ष्म किरण, कौन सा ऑप्शन निम्न में से सही है तरंगदैर्ध्य के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण एवं सूक्ष्म किरण। कौन से किरण? गामा किरण का तरंगदैर्ध्य जो सबसे कम है, इनमें सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है? गामा किरण का। उसके बाद तरंगदैर्ध्य किसका है? गामा किरण से बड़ा एक्स किरण का, और एक्स किरण से बड़ा तरंगदैर्ध्य है परावैंगनी किरण का, परावैंगनी किरण से बड़ा है तरंगदैर्ध्य सूक्ष्म किरण का। मतलब ये ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है। चलिए, गामा किरण का तरंगदैर्ध्य होता कितना है? तो गामा किरण का तरंगदैर्ध्य 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर जो होता है, मतलब 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर गामा किरण का तरंगदैर्ध्य होता है। गामा किरण की खोज किसने की?
तो गामा किरण का खोज पॉली विलार्ड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पॉली विलार्ड के द्वारा किया गया। कहीं कहीं न्यूटन भी देता है, तो आपको याद रखना है पॉली विलार्ड या न्यूटन, दोनों में से कोई। एक्स किरण की खोज किसने की? तो एक्स किरण की खोज रॉन्टजेन के द्वारा किया गया। और एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो गामा किरण का तरंगदैर्घ्य हम लोग देखें 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻⁸ मीटर। एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य जो होता है 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य होता है। परावैंगनी विकिरण की तरंगदैर्घ्य की बात करें तो परावैंगनी विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 मीटर तक। कितना होता है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 मीटर। परावैंगनिक विकिरण का खोज किसने की? तो इसका खोज रीटर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रीटर। और परावैंगनिक किरणों से हमारा रक्षा कौन करता है? मतलब सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा हम लोग को करता है ओजोन परत। चलिए, सूक्ष्म किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो सूक्ष्म किरण का तरंगदैर्घ्य होता है 3.9 गुने 10⁻⁻7 से लेकर 3.9 गुने 10⁻⁻7 से लेकर के 7.8 गुने 10⁻⁻7 मीटर होता है। चलिए, सूक्ष्म किरण का खोज या दृश्य किरण की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया गया था न्यूटन के द्वारा। किनके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आज सत्य और असत्य का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है। गुरुत्वीय जनित त्वरण वस्तु के आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब गुरुत्व जनित त्वरण, इसका मतलब स्मॉल जी का मान जो होता है वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है। सत्य है क्या? चलिए, पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और बढ़ने पर बढ़ जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्वीय ये जो है पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान महत्तम होता है, बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान न्यूनतम होता है, ये भी सत्य है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है और बढ़ने पर बढ़ जाता है, ये भी सत्य है। तो तीनों ऑप्शन सत्य है, लेकिन गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी का मान वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये बिल्कुल असत्य है। इस मतलब नहीं करता है, निर्भर करता नहीं है। कहता है गुरुत्व जनित त्वरण वस्तु के आकार द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं, वस्तु के आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी का मान होता कितना है? तो चाहे कितनी भी बड़ा वस्तु हो, कितनी भी छोटा वस्तु हो, उसके लिए स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कितनी भी बड़ा वस्तु हो, तो वस्तु के आकार द्रव्यमान पर निर्भर स्मॉल जी का मान नहीं करता है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सत्य हैं। चलिए और भी बात करते हैं। आगे क्या है? तो कैपिटल जी का मान कितना होता है? कैपिटल जी कहने का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका होता है? कैपिटल जी का मान। और कैपिटल जी का मान सबसे पहले किसने निकाले थे? तो हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा तथा बीटा किरणें, कैथोड तथा कैनाल किरणें, ध्वनि तथा पराश्रव्य तरंगें, एक्स तथा गामा किरणें।
कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, एक्स तथा गामा किरणें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन अल्फा तथा बीटा, कैथोड तथा कैनाल, ध्वनि तथा प्रासर्वित तरंगे, ये सभी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। एक्स तथा गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं और अल्फा बीटा, कैथोड कैनाल, ध्वनि तथा प्रासर्वित तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। आप अपने से इसको बिफरकेट कर सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं। तो वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जिसके गमन के लिए संचरण कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि निर्वात वैक्यूम में भी ये तरंग जो है संचरित हो सकता है, गमन कर सकता है। तो बताइए, ध्वनि तरंगे क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में तो ध्वनि का चाल शून्य होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? तो वैसी तरंगे जिसके संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक्स किरण, मतलब कहते हैं एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे करा लेते हैं तो हम लोग क्या होता है, एक्सरे देखते हैं कहाँ से डायरेक्ट गमन कर लेता है, हमारे शरीर में चला जाता है। तो एक्सरे और गामा किरण इसको संचरित करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं। और भी विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन है? तो एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, परावैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण, अवरक्त किरण, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरिक ने। और दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किया था किसने? मार्कोनी ने। तो मेरे प्यारे साथियों, एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण, अवरक्त किरण और लघु रेडियो, दीर्घ रेडियो तरंगे, ये सभी क्या हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं। बाकी अल्फा, बीटा, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, ध्वनि तथा परासर्वित तरंगे, ये सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3.8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। किलोमीटर में कहे तो 3.8 × 10⁻12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये प्रकाश की चाल होती है और प्रकाश निर्वात से भी चलता है, तो प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंग फोटोन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोन की। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेवलेंथ जो होता है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग की खोज किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो मैक्सवेल के सिद्धांत पर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है, निम्न में से किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के परावर्तन के कारण, प्रबलता, तारत्व एवं गुणता के कारण, प्रतिध्वनि के कारण। तो किसके कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि जो है दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई पड़ती है। आगे बात करते हैं, प्रबलता क्या है? तो ध्वनि प्रबलता कहने का मतलब ध्वनि को तेज या मंद, जो गुण होता है, जिस गुण के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई पड़ती है उसे प्रबलता कहते हैं। तारत्व, जिस गुण के कारण कोई भी ध्वनि पतली या मोटी होती है ना, तो उसे तारत्व कहते हैं। और गुणता मतलब कि भिन्न भिन्न प्रबलता की ध्वनियों को अलग करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? गुणता कहते हैं। तो तीनों के बारे में हम लोग जान गए। आगे जानिए, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल
तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या कारण है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य और चाल बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है? इसके पीछे कारण है कि आवृत्ति जो है किसी पिंड के स्रोत से उत्पन्न होता है ना। तो या तो मान लेते हैं कि यहाँ माध्यम हवा है, यहाँ माध्यम जल है और यहाँ से आवृत्ति निकल रही है, तो आवृत्ति तो हमेशा निकलेगी, चाहे वो माध्यम जल हो या हवा हो, कोई भी हो, ये हमेशा निकलते रहेगी। जैसे हम लोग समझते हैं कि सूरज की किरण गर्मी में भी, जाड़े में भी, बरसात में भी, सभी ऑल टाइम प्रकाशित होती रहती है ना। तो उसी प्रकार से ध्वनि आवृत्ति जो है किसी स्रोत से निकलती है, तो ये नहीं बदलती है क्योंकि वो तो हमेशा निकलते रहेगी। लेकिन चाल की बात करें तो चाल जैसे संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो बदल जाती है। कैसे? जैसे देखिए, जल में जो होता है, वायु में ध्वनि की चाल जो होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है, जबकि जल में 1483 मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए, जल में, हवा में हो गया, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 किलोमीटर पर सेकंड। जब लोहा की बात करें तो 5130 मीटर पर सेकंड होता है। तो अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग है। तो चाल यदि अलग है तो तरंगदैर्घ्य भी इसका अलग होगा, है ना। तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब क्या हुआ कि दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंगों मतलब एक श्रृंग ए और एक श्रृंग ए, इन दोनों के बीच की दूरी को, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? दो श्रृंग कहने का मतलब ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। तो दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? कहते हैं तरंगदैर्घ्य। तो चाल बदलेगा तो तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है ना। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो थे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। यदि आई है तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन इस तरह का एक वीडियो ज़रूर आपके लिए आता है मेरे प्यारे साथियों। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इतना ज़रूर सहयोग करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।